वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ यूनिट्स एंड डायमेंशन लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और लेक्चर के आखिरी में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसके डायमेंशन पता करने हो तो कैसे पता करते हैं, उसका फार्मूला क्या है सीखेंगे। और एकदम आखिरी में चैप्टर के एकदम ज़बरदस्त नीट लेवल के, जेई लेवल के बढ़िया बढ़िया से आपके लिए न्यूमेरिकल या एमसीक्यू में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं और तीन चीज़ों का मीनिंग समझेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने 50 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन पता किए हैं। आई थिंक 43 थर्ड जो है क्वेश्चन, उसका क्या था, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसमें थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है बेटा, उसको करेक्ट कर लेंगे। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का होता है मीटर, मीटर मीटर कैंसिल। आई थिंक मैंने यहाँ पर सेकंड लिया है, ठीक है ना, तो मीटर लेके कैंसिल कर दिया उसको, तो ये आया पर सेकंड। तो इसके डायमेंशन होते हैं t⁻⁻1। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप करेक्ट कर लेना। कर लिया, चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के बारे में। तो पहले कुछ वर्ड समझ लेते हैं। तो आपके पास 3 वर्ड आएंगे बार बार आपको। एक आएगा डायमेंशंस, दूसरा होगा डायमेंशनल इक्वेशन, और तीसरा होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सीधी सी बात है बेटा, इसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू सीखेंगे। मान लो किसी ने आपसे कहा कि फोर्स का डायमेंशंस बताओ, डायमेंशनल इक्वेशन बताओ और डायमेंशनल फार्मूला बताओ। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप ऐसे लिखोगे m1L1 T⁻⁻²। अब किसी को अगर ये m-L-T ही नहीं पता तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जाइए लेक्चर नंबर 1 और 2 देख के आइए, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज बाउंसर से भी बाउंसर जाएगा। ठीक है ना। तो अगर किसी ने बोला कि फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन लिखो, तो आपको पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट m1L1 T⁻⁻²। तो इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, इसको बोलेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स। और डायमेंशंस मतलब डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, उसके सिर्फ पावर बताना है, 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो इसको बोलेंगे डायमेंशंस, उसके पावर, सिर्फ पावर। तो क्या है, इन ऑल डायमेंशन 1 -2। ऑर्डर नॉर्मली हम m-L-T लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो 1 -2 ये हो गए डायमेंशन। और एक एग्जांपल दो बेटा, चलो ठीक है। तो किसी ने पूछा कि वर्क ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल इक्वेशन बताओ। तो क्या आएगा, डायमेंशनल इक्वेशन आएगा डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट m1L2 T⁻⁻²। तो ये जो पूरा इक्वेशन लिख रहे हैं हम बेटा, इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। और डायमेंशनल फार्मूला मतलब सिर्फ राइट साइड वाला, मतलब क्या, m1L2 T⁻⁻²। और सिर्फ डायमेंशन बताने हो तो 1 2 -2, या डिटेल ही बताने हैं तो 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम। तो इसको बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो आई होप आपको डायमेंशंस, डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फार्मूला, इसका फ़र्क समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या होता है। व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। 3 एप्लीकेशन है इसके। वैसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू इसकी प्रोसीजर कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन अगर प्रोसीजर वाइज करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फार्मूला के रियलाइजेशन हो जाएंगे और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला एप्लीकेशन हम देखेंगे कि टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर between the unit. Number 1, first application, to find conversion factor between the units, to find conversion factor between the unit.
लिखो टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो यूनिट होते हैं अलग अलग तरह के यूनिट होते हैं, MKS यूनिट, CGS यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है ना। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के कई यूनिट हो सकते हैं। तो एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए उसको कुछ फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। जैसे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गई इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, ये हो गया इसका यूनिट, और यूनिट किस में, SI सिस्टम में, SI मतलब रैशनलाइज MKS। ये हो गई इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, और ये हो गया इसका CGS यूनिट। तो किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 1000 को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जन फैक्टर। किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्ट करने वाला फैक्टर जो है वो 1000 है। तो अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई बताओ 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो हर चीज़ तो हम याद नहीं रख सकते, तो ये सॉल्व करने आना चाहिए। ये डायमेंशनल एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है बेटा। तो इसको बोलेंगे न्यूमेरिक वैल्यू N1 यूनिट U1 और न्यूमेरिक वैल्यू N2 यूनिट U2। तो इसको सॉल्व करके हम कन्वर्जन फैक्टर पता कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ठीक है, देखेंगे। चलो, तो मैग्नीट्यूड जो होती है, यूनिट चेंज करने पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी, इन SI सिस्टम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इन CGS सिस्टम, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें होती है, एक न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा यूनिट। तो SI को हम 1 सफिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो हमें पता करना है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो हमारा N1 कितना हो जाएगा बेटा, N1 हो जाएगा 1, SI सिस्टम में 1, तो N1 हो जाएगा 1, और हमें पता करना है N2 इज इक्वल टू वॉट। आराम से पता करेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो N1 कितना रखोगे आप, 1 इंटू U1 मतलब डायमेंशन ऑफ न्यूटन, बराबर, डायमेंशन ऑफ न्यूटन इज इक्वल टू, बिकॉज न्यूटन है ना, N2 हमें पता करना है इंटू डायमेंशन ऑफ डाइन, So Newton and dyne are the unit of force. This is in SI system, this is in CGS system. तो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता। तो न्यूटन के डायमेंशन क्या होंगे, M1 L1 T टू दी पावर -2, और ये SI यूनिट है ना, इसलिए इसके सफिक्स यूज़ करेंगे हम 1। अब आपको पता करना है N2, तो डाइन के भी डायमेंशन क्या होंगे बेटा, M1, ठीक है, सेम यूनिट होंगे, M1 L1 T टू दी पावर -2, सिर्फ फ़र्क कितना रहेगा, इसका सफिक्स रहेगा 2। दिस 2 and 1 जस्ट रिप्रेजेंट दैट कि भाई ये SI यूनिट है और ये CGS यूनिट है। तो N2 क्या हो जाएगा बेटा, N2 विल बी, ये पेयरिंग करो इसकी, M1 बाय M2 रेस टू 1 इंटू L1 बाय L2 रेस टू 1 इंटू T1 बाय T2 रेस टू -2। अब M1 मतलब मास इन, 1 का मीनिंग क्या है, SI, मास इन SI इज किलोग्राम, मास इन CGS इज ग्राम, उसका पावर है 1 इंटू लेंथ इन SI इज मीटर, लेंथ इन CGS इज सेंटीमीटर, उसका पावर कितना 1 इंटू टाइम तो सबके साथ फ्रेंडली क्वांटिटी है, सब सेकंड में ही मेजर करते हैं, SI में भी सेकंड, CGS में भी सेकंड, उसका पावर -2, तो सेकंड कैंसिल, ठीक है। अब सबको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम रेस टू द पावर 1 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर रेस टू द पावर 1, वो तो कैंसिल होगा। तो दिस ग्राम विल कैंसिल विद दिस ग्राम, सेंटीमीटर कैंसिल विद सेंटीमीटर, तो 1000 मतलब 3 0 और ये 2 0, 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा
10 to the power 5, तो n2 will be 10 to the power 5, so there will be 1 Newton is equal to 10 to the power 5 डाइन। ठीक है, तो इस तरह से हमने वैल्यू पता की कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ठीक है, हो गया। चलो, अब इसके बाद का जो एप्लीकेशन है बेटा, ये हो गया पहला एप्लीकेशन। अब दूसरा एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है ना, ये फर्स्ट एप्लीकेशन होगा। अब इस एप्लीकेशन पे और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन लेक्चर के आखिरी में करेंगे बेटा। अभी तो शुरुआत हुई है लेक्चर अभी वैसे बहुत लंबा है, 1 आवर प्लस ही जाएगा लेक्चर। ठीक है ना, तो आप आराम से देखना, चीज़ों को समझना, जो चीज़ आपको आती है उसको देख के आप टाइम वेस्ट मत करना, वीडियो को भगा लेना आगे और आगे वाली चीज़ देख लेना। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। तो सेकंड जो है बेटा, सेकंड है टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो कोई आपको फिजिकल इक्वेशन अगर दिया गया है, उसका करेक्टनेस अगर आपको चेक करना होगा, तो आपके पास एक प्रिंसिपल है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो क्या होता है वो देखो, फिजिकल या फिर हम इसको ऐसे बोलेंगे कि गिवन दिया हुआ, गिवन फिजिकल इक्वेशन इज करेक्ट, गिवन फिजिकल इक्वेशन is correct if dimensions of each term in the equation are same. Dimension of each term in the equation are same. This is called, this principle और this is called, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल माने नियम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ बेटा, स्पेलिंग देख लेना, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो लेट अस फॉर एग्जांपल कि भाई सपोज आपको फॉर्मूला पता नहीं है फोर्स का, लेकिन डायमेंशन पता है, और किसी ने क्या लिख दिया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें पता नहीं ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, वैसे आपको याद होगा, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये इक्वेशन फिजिक्स में करेक्ट कब माना जाएगा, जब ये दोनों के डायमेंशन कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो इसमें टर्म कितने बेटा, एक, और ये दोनों मिला के एक टर्म हो गया। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स सबको पता है, m1 L1 T⁻⁻²। ओके, अब ये टर्म के डायमेंशन चेक करो, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास किलोग्राम में मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर इंटू सेकंड (−2). तो इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे, इसके डायमेंशन आएंगे, किलोग्राम का पहला पावर है ना, तो मास का पहला, मीटर का पहला पावर है तो लेंथ का पहला, सेकंड का -2 है तो टाइम का -2। तो डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अब सपोज मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया कि भाई F इज इक्वल टू mv और बोला कि चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो हम चेक कर सकते हैं। फोर्स के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, फिर से डायमेंशन ऑफ फोर्स, उसका डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे हम m1 L1 T⁻²। अब इसके लिखो, ये एक टर्म है mv, तो मास किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम का पहला, मीटर का पहला, सेकंड का -1 हुआ। तो डायमेंशन ऑफ mv इज इक्वल टू m1 L1 T⁻⁻1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डायमेंशन मैच नहीं हो रहे, तो दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। सो दिस इक्वेशन इज नॉट अलाउड इन फिजिक्स। समझ रहे हो, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इक्वेशन की। लेकिन हमें पता है इक्वेशन में बी ऑफ वेरी टफ और वेरी कुछ टफ इक्वेशन भी हो सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा टर्म वाले भी इक्वेशन हम देखेंगे और उसका करेक्टनेस हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको हमारे जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है उनका करेक्टनेस चेक करके बता देता हूँ। ठीक है ना, तो हमारे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। कौन कौन से, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन हमारा होता है v इज इक्वल टू u प्लस AT, और दूसरा होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर,
और तीसरा होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें ऑलरेडी पता है कि भाई ये इक्वेशन फिजिक्स में करेक्ट है, अब डायमेंशनली करेक्ट है ये भी हम प्रूफ कर लेंगे। तो इसका यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड। तो ये एक टर्म है, दूसरी टर्म ये इनिशियल, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइनल हो या इनिशियल उसका यूनिट कैसे होता है, सेम। और 80 दोनों का मिला के एक टर्म है बेटा, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम का क्या है सेकंड, तो सेकंड सेकंड कैंसिल, तो इसका यूनिट क्या हो गया मीटर 1 सेकंड माइनस 1, इसका भी मीटर 1 सेकंड माइनस 1, इसका भी मीटर 1 सेकंड माइनस 1। तो अगर आप वेलोसिटी के डायमेंशन लिखोगे और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी के डायमेंशन लिखोगे और 80 के डायमेंशन लिखोगे तो तीनों के डायमेंशन सेम आएंगे बेटा। और कितने आएंगे तीनों के डायमेंशन, तीनों के डायमेंशन सेम आएंगे और वो क्या होंगे L1t-1। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब यहाँ पर कितने टर्म है, 3 टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर टू द पावर 1। इनिशियल वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड, तो सेकंड सेकंड कैंसिल, इसका भी कितना आया मीटर 1। हाफ इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, कांस्टेंट नंबर है ना वो। तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का सेकंड, टाइम का स्क्वायर है तो सेकंड का भी स्क्वायर, तो ये कैंसिल मीटर टू द पावर 1। अब ये तीनों टर्म के अगर आप डायमेंशन पता करोगे तो एक ही डायमेंशन आने वाले, दैट इज L1। सो दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। ऐसे ही यहाँ पर कितने टर्म है, 3, एक वी स्क्वायर, दूसरा यू स्क्वायर, तीसरा 2as एक टर्म है। तो वी स्क्वायर बोले तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर सेकंड रेज टू -2। ऐसे ही इसका भी वही आएगा मीटर स्क्वायर सेकंड रेज टू -2। अब 2 का कोई मीनिंग नहीं होता, उसका कोई यूनिट नहीं है बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट नंबर। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर सेकंड रेज टू -2। तो देखो तीनों टर्म का यूनिट कैसा है बेटा, सेम है। तो तीनों के जो डायमेंशन है वो क्या आएंगे, L2t to the power -2। Hence all these 3 equations are dimensionally correct according to principle of homogeneity of dimension, principle of homogeneity of dimension। अब सपोज किसी ने आपको एक इक्वेशन दे दिया और पूछा कि वेदर इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, तो यू कैन प्रोसीजर वाइज चेक दैट इक्वेशन करेक्टनेस बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ओके, तो किसी ने कहा कि द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G, वेयर L इज लेंथ एंड G सबको पता होगा, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और T क्या है, पीरियड। पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो आपको पता करना है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा तो एक टर्म और दूसरी टर्म, दोनों टर्म के डायमेंशन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम पहले डायमेंशन ऑफ टी मतलब पीरियड के डायमेंशन पता करेंगे। ये क्या आएंगे, m0 L0 t टू द पावर 1। टाइम है ना, टाइम सेकंड में मेजर करते हैं और सेकंड की डायमेंशन क्या होती है, t टू द पावर 1। अब डायमेंशन पता करेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। तो 2 और पाई तो कांस्टेंट है ना, तो देर इज नो सच कॉल्ड डायमेंशन फॉर 2 पाई, दो नो यूनिट नो डायमेंशन। तो अंडर रूट ऑफ L मतलब लेंथ, लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर, डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसका कितना पावर 1/2, रूट है ना बेटा, रूट मतलब 1/2। तो ये मीटर मीटर कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो सेकंड टू द पावर 2 रेज टू 1/2, तो 2 कैंसिल, क्या आया सेकंड टू द पावर 1। तो इसके डायमेंशन क्या होंगे बेटा, इसके डायमेंशन होंगे फिर से m0 L0 t टू द पावर 1। चेक करो दोनों के डायमेंशन कैसे है, सेम है, डायमेंशंस ऑफ बोथ टर्म आर सेम, हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन कैसे है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हो गया, चलो ये था दूसरा एप्लीकेशन। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि तीसरा एप्लीकेशन क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल थर्ड इक्वेशन। देखो, तो तीसरा एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी
टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का हम रिलेशन पता करते हैं कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन। जैसे कि देखो बेटा, अब हमारे पास प्रेशर ऑफ फ्लूइड डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। समझना, फोर्स मतलब हम रख सकते हैं यम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एरिया। मास के जगह रख सकते हैं बेटा, साउंड पे रिएक्ट करो बेटा, मास के जगह रख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी का जी, मास के जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय एरिया। वॉल्यूम की जगह क्या रख सकते हो, एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाय ए। So this A cancel with this A. So pressure of fluid और pressure of gas is given by formula H rho G. Fluid pressure भी बोलते हैं इसको, H rho G. H माने height, rho माने density, G माने acceleration due to gravity. So let us derive this formula using dimensional analysis. तो क्या दिया जाएगा कि भाई प्रेशर तीन क्वांटिटी पे डिपेंड है, एक तो हाइट, दूसरा डेंसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो derive the relation between pressure, height, density and acceleration due to gravity. So let us suppose pressure is directly proportional to height to the power x, density to the power y and acceleration to the gravity to the power z. Okay, तो फिर आगे वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल को इक्वल करो, p इज इक्वल टू k इंटू एच टू द पावर x, रो टू द पावर y, g टू द पावर z। अब ये इक्वेशन अगर फिजिक्स में अलाउड करनी है तो दोनों के डायमेंशन कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो सबके डायमेंशन पहले पता करेंगे। तो प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं, प्रेशर के डायमेंशन, प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन के डायमेंशन होते हैं m1 L1 T टू द पावर -2 और मीटर के डायमेंशन होते हैं L2। तो +1 ऊपर जाके या फिर ये L1 और एक कैंसिल, +1 ऊपर जाके -1। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर शुड बी m1 L-1 T-2। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। उसके बाद हाइट के जो डायमेंशन है, हाइट के डायमेंशन आएंगे L1। तो h टू द पावर x है ना, तो इसका भी पावर x, इसका भी पावर x। तो रूल्स ऑफ इंडाइसेस, a टू द पावर m रेस टू द पावर n, m इंटू n। तो 1 इंटू x क्या आएगा, L टू द पावर x। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ h टू द पावर x। अब डेंसिटी के डायमेंशन क्या आएंगे, डेंसिटी क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम के डायमेंशन क्या होते हैं बेटा, m1 और ये ऊपर चला जाएगा ना, मीटर क्यूब ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -3। तो डेंसिटी टू द पावर क्या है बेटा, y। तो इसका भी y पावर हो जाएगा, y पावर मतलब सबका y पावर करना होगा। 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा, y, -3 इंटू वाई, L टू द पावर -3y। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब g टू द पावर z के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, g का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके डायमेंशन होंगे बेटा, मीटर मतलब L1 सेकंड +2 ऊपर जाके -2, तो t टू द पावर -2। लेकिन इसका कितना पावर है बेटा, इसका z पावर है, z। ओके, तो इसका भी z पावर करना पड़ेगा। तो रूल्स ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से L टू द पावर z आ जाएगा, 1 इंटू z, z। और उसके बाद t टू द पावर -2z आएगा, समझ रहे हो, -2z, -2 इंटू z, -2z। ठीक है, तो देर इज़ नो डायमेंशन फॉर k सच एज कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता तो उसका डायमेंशन भी नहीं रहेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके डायमेंशन बरोबर इसके डायमेंशन। तो p के डायमेंशन क्या है हमारे पास, p के डायमेंशन ऑफ p है हमारे पास m1 L-1 T-2 इंटू k के कोई डायमेंशन नहीं होते, h टू द पावर x के डायमेंशन, h टू द पावर x के डायमेंशन L टू द पावर x है। रो टू द पावर y के डायमेंशन m टू द पावर y है और L टू द पावर -3y है इन थर्ड ब्रैकेट। g टू द पावर z के डायमेंशन, g टू द पावर z के डायमेंशन L टू द पावर z, t टू द पावर -2z है। ठीक है, तो अब इसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे। पहले m वाली टर्म लिखेंगे, एक ही है m टू द पावर y। L के कितने टर्म है, 3, 1 2 3। तो L टू दी पावर x, बेस सेम हो तो एडिशन होता है, x -3y प्लस z। L टू दी पावर x, L टू दी पावर -3y, L टू दी पावर z। और t की कितने टर्म है, एक ही टर्म है,
टी टू दी पावर माइनस 2z, ये क्लोज, और ये m1 l माइनस 1 t माइनस 2। अब कंपेयर करो बेटा, अब m टू दी पावर 1 है, m टू दी पावर y है, तो इसका मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। अब t टू दी पावर माइनस 2 है, t टू दी पावर माइनस 2z है, तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2z, तो माइनस टू कैंसल, z इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, और z की वैल्यू भी कितनी आई बेटा, 1 आई। समझ रहे हो। अब l वाली टर्म कंपेयर कर लो, l का पावर कितना है, -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर l का पावर कितना है, x माइनस 3y प्लस z। ओके, तो ये -1 का -1, x कितना है पता करना है, -3 इंटू y कितना है, y इज़ 1 प्लस z कितना है 1, तो -1 इज इक्वल टू x -3 प्लस 1, -1 इज इक्वल टू x, एक में से 3 गए, -2 इधर आके +2, तो 2 - 1 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 1। तो x की भी वैल्यू 1, y की भी वैल्यू 1 और z की भी वैल्यू 1, तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये वैल्यूज़ अगर यहाँ पर रखोगे तो प्रेशर आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू k इंटू h टू दी पावर 1, रो टू दी पावर 1 एंड g टू दी पावर 1। ओके, और दिस k इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, हम इसको प्रैक्टिकल डायमेंशन एनालिसिस से निकाल नहीं सकते, इसका लिमिटेशन में आ जाएगा, बाद में बताऊंगा मैं आपको इसके लिमिटेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरा एप्लीकेशन हो गया। वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन भी हम पता कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। समझ में आ गई इतनी चीज़ें। चलो, तो एप्लीकेशन कितने हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, 3। कौन कौन से, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, सेकंड वन टू चेक the correctness of physical equation, and third one to find the relation between different physical quantity। अब इस पे एटलीस्ट 3-4 न्यूमेरिकल, लेकिन थोड़े स्टैंडर्ड टाइप के, और आपको फ़ायदा हो ऐसे न्यूमेरिकल में करने वाला हूँ इसी लेक्चर में आखिरी में। ठीक है, अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर करते हैं, हेडिंग लिखो, डायमेंशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड इंटीग्रेशन। डायमेंशंस ऑफ differential coefficient and integration। ठीक है, पहले डिफरेंशियल का देखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव के डायमेंशन कैसे पता किए जाते हैं। मान लो आपके पास एक डेरिवेटिव है dx बाय dt। अब dx बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको ही वेलोसिटी बोलते हैं ना। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर 1 सेकंड -1, तो इसके डायमेंशन आएंगे L1 t टू दी पावर -1। तो चेक करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, इसको x के डायमेंशन डिवाइडेड बाय t के डायमेंशन। तो x के डायमेंशन क्या होते हैं, L1 डिस्टेंस है ना, और t के डायमेंशन क्या होते हैं, t1 +1 ऊपर जाके -1, तो L1 t -1 परफेक्टली मैच हो गए। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन सपोज डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब d2x अपॉन dt² है, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर 1 सेकंड -2, तो डायमेंशन क्या आने चाहिए, L1 t टू दी पावर -2। देखते हैं फिर, तो d² x है ना, तो माइट भी हम ऐसे ले सकते हैं x² बिकॉज ये पावर 2 है ना, डिवाइडेड बाय t² के डायमेंशन। तो x² का यूनिट क्या है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, उसका मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड का 2, तो इसको क्या लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर सेकंड -2। अब इसके डायमेंशन पता करेंगे, तो L2 t टू दी पावर -2, तो ये तो गलत हो गया ना, L1 t टू दी पावर -1 आना चाहिए। तो एक चीज़ याद रखो, जब भी आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का डायमेंशन पता कर रहे हो, तो ये जो सेकंड पावर है, दिस इज नॉट पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का पावर है क्या, वो नहीं, तो यहाँ पर इसका भी पावर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये t का पावर है ना, तो ये t का पावर आपको लेना पड़ेगा। तो अगर इसका पावर नहीं लोगे तो ये पावर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, और आपका आंसर परफेक्टली करेक्ट आ जाएगा, L1 t टू दी पावर -2। तो इन जनरल बेटा, इन जनरल हमेशा याद रखना, इन जनरल अगर आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे फॉर्म का है, nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x
इसके अगर आपको डायमेंशंस पता करने हैं तो आप सीधे सीधे y के डायमेंशन ले लेना। दिस y एंड दिस n दे आर नॉट रिलेटेड, और डिवाइडेड बाय x टू द पावर x के डायमेंशन टू द पावर n, x टू द y डिवाइडेड बाय x के nth पावर। तो nth पावर आपको y का नहीं करना है, बिकॉज दिस इज नॉट, nth पावर इज नॉट ऑफ y, डेरिवेटिव है ना, डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये ऐसे, ठीक है। और अगर इंटीग्रेशन की बात करते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, इसके अगर आपको डायमेंशन पता करने हैं तो इसमें कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा आप क्या करना, y के डायमेंशन ले लेना और x के डायमेंशन ले लेना, डायमेंशन ऑफ y इंटू डायमेंशन ऑफ x, ठीक है। चलो अब इस पे बेस इसके कुछ सिस्टमेटिक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। हो गया, चलो। तो दीज आर अबाउट डायमेंशंस ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का टेंशन खत्म हो गया। तो चलो देखते हैं और समझते हैं। ओके, तो पहले फाइंड द डायमेंशन ऑफ नंबर वन डी एक्स बाय डी टी के डायमेंशन पता करो बोला, डायमेंशन ऑफ डी एक्स बाय डी टी। तो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टी, और जनरल फार्मूला क्या है, डी टू द पावर एन वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स टू द पावर एन। इसके अगर डायमेंशन पता करने हैं तो y के डायमेंशन लेना, ये y का और n पावर का कोई लेना देना नहीं होता, और x का डायमेंशन टू द पावर n ऐसे होता है। यहाँ तो सब 1 1 है ना, कोई टेंशन नहीं। तो x मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर, मीटर मतलब L1 T1, तो क्या आएगी डायमेंशन L1 T टू द पावर -1। दीज आर द डायमेंशन, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड पूछ रहा है मास इंटू डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर के डायमेंशन पता करो। वेरी सिंपल, इसके डायमेंशन पूछ रहा है, इसके डायमेंशन क्या होंगे। तो डायमेंशन ऑफ मास मल्टीप्लिकेशन में ना, तो ये 2 का और x का कोई लेना देना नहीं, डायमेंशन ऑफ x डिवाइड बाई टी का स्क्वायर है ना, तो डायमेंशन ऑफ टाइम स्क्वायर। तो मास 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 के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 डिस्टेंस, डिस्टेंस का L1 डिवाइड बाई टाइम स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर मतलब t टू द पावर 2 + 2 ऊपर जाके -2, तो ये आया m1 L1 t टू द पावर -2। तो ये फोर्स के डायमेंशन आ गए बेटा, किसके, फोर्स के। लेट अस चेक, मास इनटू डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन, सो मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, तो ये आ गए ना फोर्स के डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव के डायमेंशन के बारे में होगा। अब देखते हैं एक्सेलरेशन, इंटीग्रेशन के डायमेंशन के 2 न्यूमेरिकल करेंगे। तो इंटीग्रेशन के टाइम पावर छोड़ना है, पकड़ना है, ऐसा कुछ टेंशन वैसे है नहीं, ठीक है ना। तो सपोज आपसे इंटीग्रेशन पूछा गया v इंटू डी टी के डायमेंशन पता करो, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, फॉरगेट अबाउट इंटीग्रेशन, डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ t। v के डायमेंशन क्या होते हैं बेटा, मीटर पर सेकंड, तो मीटर मतलब L1 t-1, और टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं t1, तो +1 -1 कैंसिल, तो डायमेंशन आ गए L1। और सिंपल सा लॉजिक है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन लोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। 3 चीज़ें होती ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन, मूव बाय डेरिवेटिव, और एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट, मूव बाय इंटीग्रेशन। तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन लोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन लोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा L1, ठीक है। तो इसके L1 डायमेंशन परफेक्ट है। अब उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, अगर इसके डायमेंशन आपको पता करने हैं तो फॉरगेट अबाउट इंटीग्रेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डायमेंशन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का होता है सेकंड। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या आएंगे बेटा, L1 t-2, मीटर मतलब L1 t-2, और सेकंड के डायमेंशन क्या आएंगे t1। तो +1 -2 में क्या बचेगा, -1, 1 - 2 -1, तो इसके डायमेंशन आ जाएंगे L1 t-1। तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन लोगे तो वेलोसिटी आएगा, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर 1 मतलब L1, सेकंड ऊपर जाके -1 मतलब t टू द पावर -1। तो इस तरह से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्म में होगी उसके डायमेंशन आसानी से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन डायमेंशंस। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के डायमेंशन हमने पता कर ली, ठीक है। तो अब आपको कोई भी डेरिवेटिव और इंटीग्रल फॉर्म में डायमेंशन पता करने आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक नोट लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। नोट, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी रहने दो।
अब ये जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। तो वेदर इट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इट्स आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल, ठीक है। उसके बाद लॉगैरिथमिक, लॉगैरिथमिक फंक्शन मतलब लॉग यक्स या लॉग ए एक्स प्लस बी, कुछ भी रहने दो, लॉगैरिथमिक फंक्शन, लॉगैरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगैरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर एक्स, e टू द पावर माइनस ए एक्स, e टू द पावर वाई, ऐसे कौन से भी फंक्शन रहने दो, ये सब फंक्शन कैसे हैं? डायमेंशनलेस। कैसे है? डायमेंशनलेस। ऑल दीज फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्योर रेशियोज होते हैं और उनका जो आर्ग्यूमेंट होता है, एंगल को क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब कैसे होते हैं? दीज ऑल आर डायमेंशनलेस। ये सारे क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, हो गया? इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बीटा टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है v आपका वेलोसिटी है, उसके बाद एफ आपका फोर्स है और t है आपका टाइम। तो आपसे पूछा है कि अल्फ़ा के डायमेंशन बताओ और बीटा के डायमेंशन बताओ। ठीक है, तो अभी अभी हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो साइन बीटा टी डायमेंशनलेस और बीटा टी ये आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर। हाँ, तो बीटा टी, डायमेंशन ऑफ बीटा टी इज डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t टू द पावर 0। तो किसी भी इसका जीरोथ पावर क्या होता है बेटा? जीरोथ पावर होता है 1। क्या होता है? 1। तो डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो 1 डिवाइड बाय टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी टू द पावर 1 प्लस 1 ऊपर जाके -1, तो टी टू द पावर -1। सो डायमेंशन ऑफ बीटा इज टी टू द पावर -1। ऐसे सॉल्व करना है इसको। तो टी टू द पावर -1। डायमेंशन ऑफ टाइम क्या हो गया? टी टू द पावर -1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ओके, टी टू द पावर -1। अब अल्फ़ा के डायमेंशन क्या होंगे? देखो बेटा, तो डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बीटा टी। तो डायमेंशन में साइन ऑफ बीटा टी का कोई भी रोल नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? बिकॉज वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहने दो या उसका आर्ग्यूमेंट रहने दो, दोनों ही क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। लेकिन फोर्स के डायमेंशन होते हैं और वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसके भी डायमेंशन होते हैं। तो फोर्स के डायमेंशन बताओ बेटा, सबको याद है m1 l1 t -2। और v स्क्वायर का कैसा करोगे? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। फिर इसको कैसे लिखोगे? मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर ऊपर आके सेकंड टू द पावर -2, तो वेलोसिटी का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर मतलब l टू द पावर 2 और t टू द पावर -2। तो ये t टू द पावर -2 t टू द पावर -2 कैंसल, ये एक पावर कैंसिल हो जाएगा, नीचे l टू द पावर 1 बचेगा, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो इसके डायमेंशन आएंगे m1 l टू द पावर -1, m1 l टू द पावर -1। परफेक्ट, दीज आर द डायमेंशन। किसके डायमेंशन हो गए बेटा? ये डायमेंशन हो गए अल्फ़ा के। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ सीखते हैं। क्या बोल रहा है ये? लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड, मतलब ये जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस किया, इसके क्या क्या लिमिटेशंस है? देखो देखो देखो, लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड। लिमिटेशंस मतलब हमने ये जो सीखा ना, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो वी कैन नॉट फाइंड कांस्टेंट। हम कांस्टेंट नहीं पता कर सकते, कांस्टेंट के बारे में नहीं पता कर सकते। ठीक है ना, मतलब क्या? अभी आपने देखा था ना कि फॉर्मूला क्या आया था? प्रेशर इज इक्वल टू KH/ρg। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम ये K नहीं पता कर सकते। जिसका यूनिट होता है उसके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यूनिट नहीं होता तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड वन, ये जो मेथड है फिजिकल क्वांटिटी QUANTITI, स्केलार है या वेक्टर, इसके बारे में
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। डायमेंशनल एनालिसिस में स्केलर है या वेक्टर है, इसके बारे में उसको कोई लेना देना नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस को या डायमेंशंस को, फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट यूनिक। ये यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं कि आप क्या करो, टॉर्क के डायमेंशन पता करो, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वर्क के डायमेंशन पता करो, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन पता करो, पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन पता करो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh। इन सभी के डायमेंशन पता करो, आंसर एक ही आएगा, m1 L2 T-2। तो अगर आपको सिर्फ डायमेंशन दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये किसके डायमेंशन है, तो यू आर नॉट श्योर कि ये टॉर्क के है, वर्क के है, काइनेटिक एनर्जी के या पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मेथड है, सिर्फ this method can be applied for multiplication dependency, not for addition और सब्सट्रैक्शन की डिपेंडेंसी हम पता नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है सर, वी कैन डिराइव द फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x a टू द पावर y, x और y निकालो डायमेंशनल एनालिसिस पे, ये पता कर सकते हैं। या फिर आप ये पता कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। आप क्या कर सकते हो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x v टू द पावर y। फिर अगले वाली स्टेप E इज इक्वल टू k m टू द पावर x v टू द पावर y। तो प्रॉब्लम क्या है, हम ये k डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब फॉर्मूला याद है इसलिए हमें पता है, लेकिन डायमेंशनली हम k इज इक्वल टू 1/2 प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन x बराबर या 1 हम यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूव कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 प्रूव कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन टाइप का फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। लेकिन किसी ने आपसे कहा कि ये फॉर्मूला डिराइव करो, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तो ये फॉर्मूला हम डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसका करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। ओके, वी कैन चेक द करेक्टनेस ओनली। ऐसे इक्वेशन का हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के हिसाब से। तो ये ऐसे एडिशन वाले इक्वेशन हम डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन उसका करेक्टनेस हम चेक कर सकते हैं। कैसे, अगर इसमें के जो 3 टर्म है, तीनों का डायमेंशन अगर सेम होगा तो ये इक्वेशन करेक्ट होगा, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलो अब इस पे की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, पहले सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे, फिर धीरे धीरे हार्ड वाले न्यूमेरिकल भी मैं आपके लिए करने वाला हूँ, ठीक है। तो आराम से समझते जाना और सॉल्व करते जाना। जब भी लगे कि ये न्यूमेरिकल आता है, वीडियो को रुका देना, खुद सॉल्व करना और उतना पोर्शन भगा लेना। वीडियो को आगे पीछे करके अच्छे से देखो, ठीक है ना, फ़ायदा उठाओ। सारी चीज़ें मूवी की तरह मत देखो बेटा प्लीज़। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल लिखो। नंबर 1 डायमेंशनल वेरिएबल, सेकंड वन डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल, थर्ड वन डायमेंशनल कांस्टेंट, और चौथा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब एक चीज़ याद रखो, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, उसका डायमेंशन है या नहीं, ये कैसे डिफाइन होता है, उसको यूनिट है या नहीं। तो यूनिट होगा तो उसको
डायमेंशन होगा, यूनिट नहीं होगा तो उसको डायमेंशन नहीं होगा। तो डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन भी है और वेरिएबल भी है, ऐसा कौन होता है? फोर्स। डायमेंशन भी है और वेरिएबल है। डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल कौन है? थीटा। थीटा एंगल वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके डायमेंशन है क्या? नहीं, इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं और देयर इज नो सिंबल फॉर रेडियन इन डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल कांस्टेंट, तो जी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदलती ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं बदलती। जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, एनीथिंग। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके डायमेंशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो इसके पास यूनिट है ना बेटा, तो यूनिट है मतलब इसके डायमेंशन भी हो गया। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, खुजली बेटा, दूसरा कुछ नहीं, 6.67 इंटू 10⁻⁸ मोटेपना, ठीक है ना, -8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि मुझे बहुत आता है, ठीक है ना। तो ये इसका -8, ये CGS वैल्यू होगी इसकी, तो ठीक है, इसके पास यूनिट है तो डेफिनेटली इसके डायमेंशन भी होंगे। ओके, और डायमेंशन लेस कांस्टेंट पाए, कांस्टेंट भी है, उसका यूनिट नहीं, इसलिए इसके पास डायमेंशन भी है क्या? नहीं, ठीक है। उसके बाद हो गया, तो 4 क्वांटिटी के डायमेंशन पता करेंगे। ये ऑलरेडी हम पता कर चुके हैं, लेकिन फिर से प्रैक्टिस करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर सेकेंड वन, काइनेटिक एनर्जी, थर्ड वन प्रेशर, प्रेशर, और फोर्थ वन एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। अब ये स्पेशल वन है, एंगुलर स्पीड बताऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। तो टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इज, इसके लिए सिंबल होता है K टू द पावर 1। T ले लोगे तो टाइम और टेम्परेचर में कन्फ्यूजन होगा ना, इसलिए केल्विन का K यूज़ करते हैं। किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या यूज़ करोगे? काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/2 mv²। तो मास क्या होता है बेटा? किलोग्राम। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम टू द पावर 1, मीटर टू द पावर 2, सेकंड टू द पावर -2, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके -2। तो काइनेटिक एनर्जी के जो डायमेंशंस होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, mLT, किलोग्राम 1 मतलब m1, मीटर 2 मतलब लेंथ 2, सेकंड -2 मतलब टाइम -2। व्हाट इज प्रेशर बेटा? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के डायमेंशन हमें याद है, m1 L1 T-2, एरिया के डायमेंशन L2, मीटर स्क्वायर होता है ना, तो एक एक L कैंसिल, नीचे L1 बचा, ऊपर जाके -1, तो m1 L-1 T-2, दीज आर द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब एंगुलर स्पीड तो आपको पता नहीं होगा, तो एंगुलर स्पीड इज डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा, बट यू नो लीनियर स्पीड ना, लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लीनियर स्पीड इज डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर स्पीड इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देर इज नो सच डायमेंशंस फॉर थीटा। तो ओमेगा के डायमेंशन क्या रहेंगे? ओमेगा के डायमेंशन रहेंगे, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, दिस इज डायमेंशनलेस वेरिएबल ना, ओमेगा इज डायमेंशनलेस वेरिएबल, अभी बताया मैंने आपको। तो 1 डिवाइडेड बाय टाइम के डायमेंशन, तो टाइम के डायमेंशन क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय T1, तो ऊपर जाके T टू द पावर -1। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ ओमेगा। ओमेगा बोलते हैं इसको, दिस इज नॉट W, ओमेगा, एंड विच इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो दीज आर द डायमेंशन, तो इसके डायमेंशन भी हमने पता कर लिए। अब आगे चलते हैं, आपसे पूछा है प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन बताओ। किसके? फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H। आगे वाला क्वेश्चन है H। कोई टेंशन, एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था प्लैंक, याद रखना प्लैंक। थोड़ी सी स्टोरी बता दूं आपको, तो इनका कहना था कि लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो ट्रैवल होती है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल होती है। तो एक पैकेट को बोलते हैं क्वांटा, क्या बोलते हैं? क्वांटा। और बहुत सारे क्वांटा को बोलते हैं क्वांटम। तो लाइट मतलब बहुत सारे क्वांटम, एंड क्वांटम इज अनेक वचन, ज़्यादा है ना, ज़्यादा क्वांटम, और क्वांटम मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। अब ये जो एक एनर्जी का पैकेट है, इसकी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू H न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, E मतलब एनर्जी। तो ये E होता है एनर्जी, लिख देता हूँ मैं आपके लिए,
लेक्चर नंबर 2 में वैसे बताया मैंने आपको डिटेल। एच कांस्टेंट है, इसको बोलेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक ने बोला तो अपने ही नाम पे रखेगा ना वो, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इतना तो शरीफ वो भी नहीं होगा कि खुद डिस्कवर करेगा और दूसरे के नाम पे रखेगा, ठीक है ना। तो न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब सबको पता है एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। प्लैंक्स कांस्टेंट का पता करेंगे। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकंड, क्या होता है पर सेकंड, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ना बेटा, बताया मैंने आपको, पीरियड का यूनिट होता है सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड रेज़ टू -1। इसको प्यार से हर्ट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो पर सेकंड, तो एनर्जी का यूनिट जूल, प्लैंक्स कांस्टेंट का पता करना है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड को इधर शिफ्ट करो, सेकंड हो जाएगा। तो एच का यूनिट होता है जूल सेकंड, याद रखना बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट। और बहुत फेवरेट क्वांटिटी है, एग्जामिनर बहुत बार नीट एग्जाम में प्लैंक्स कांस्टेंट से रिलेटेड डायमेंशन पूछ चुके हैं, पूछेंगे, ठीक है ना। तो जूल के डायमेंशन होंगे, जूल मतलब वर्क, m1 L2 T⁻², दीज आर द डायमेंशन ऑफ जूल। और इनटू सेकंड के डायमेंशन T⁻1, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएंगे m1 L2 T⁻1। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, m1 L2 T⁻1, ओके। जूल सेकंड उसका यूनिट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट होता है जूल सेकंड, उसके डायमेंशन होते हैं m1 L2 T⁻1, 1 2 -2 + 1 मतलब -1, ठीक है। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है आपसे, क्या बोल रहा है देखो, पहले न्यूमेरिकल समझो। एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल को, अब एक चीज़ याद रखो, मोशन के लिए फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की मोशन हो रही है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि भाई सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, बिकॉज सन क्या कर रहा है, अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहा है, इस वजह से वो घूम रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जिस फोर्स के वजह से सर्कुलर मोशन होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने कि अब ये जो घूम रहा है ना, घूमने की वेलोसिटी है इसकी v, इसकी रेडियस है r, इसका मास है m। तो क्वेश्चन में ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r ऑफ सर्कल। यू हैव टू डिराइव द फॉर्मूला। अब मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझे ऑलरेडी फॉर्मूला याद है, F = mv²/r, आपको भी याद होगा। अब इसको डायमेंशनल एनालिसिस से आपको डिराइव करना है, कर देंगे, डोंट वरी। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सपोज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁴ XYZ भी बोल सकते हो, v⁴ b एंड r⁴c। नेक्स्ट स्टेप, इसको इक्वल करेंगे, F = k × m⁴ v⁴b r⁴c। डायमेंशनल एनालिसिस में हम इस k के बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन अब यहाँ पर हमें पता है कि k 1 है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो छोड़ दो, वो k ही रख देना आप, ठीक है ना। तो अब डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू k के कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन ऑफ m⁴a, डायमेंशन ऑफ v⁴b, डायमेंशन ऑफ r⁴c। व्हाट इज m बेटा, m आपका मास है, वो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। v क्या है, वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है। और r क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। अब मास किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, वेलोसिटी मीटर/सेकंड में, और रेडियस मीटर में। वी नो द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 L1 T⁻²। अब मास के डायमेंशन क्या होते हैं बेटा, m1, लेकिन उसका कितना पावर है, a पावर है। वेलोसिटी के डायमेंशन देखो, मीटर1 मतलब L1 T⁻⁻1, और उसका कितना पावर है, b पावर है। और रेडियस के डायमेंशन L1 मीटर है ना, रेडियस का यूनिट मीटर, उसका कितना पावर है, c। तो रूल्स ऑफ इंडाइसेस यूज़ करो, 1 × a मतलब m⁴a, यहाँ पर L⁴b और T⁻⁻b, समझ रहे हो ना, सिंपल सा रूल्स ऑफ इंडाइसेस, ओके, m × n, और यहाँ पर L⁴1 × c मतलब c हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन है ये कितने है बेटा, ये है m1 L1 T⁻⁻2, और इधर क्या हो जाएगा, फिर प्रॉपरली इसको लिखेंगे, पहले m वाला लिखेंगे, m⁴a, यहाँ पर l और l है, बेस सेम जो इंडाइसेस है उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन जो कुछ भी है कर लो, b+c करेंगे इसको, b+c और T⁻⁻b, परफेक्ट, ठीक है। अब कंपेयर करो इसको, m इसका पावर 1 है, इसका पावर a है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1, सीधे आ रही ना,
उसके बाद यल का 2 है, छोड़ दो चलो, टी ये -2 है, ये -b है, तो -b इज इक्वल टू -2, सीधे कंपेयर करो ना, टी का पावर -2 टी का पावर -b, -b माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू कितना आया 2 आ गया। अब यल का पावर कंपेयर करो, यल का पावर कितना है 1 इज इक्वल टू यल का पावर कितना है b प्लस सी, तो ये 1 का 1, b कितना है 2 प्लस सी, ये इसको इधर शिफ्ट करो तो c इज इक्वल टू 1 -2 तो कितना आएगा -1, तो c इज इक्वल टू -1। तो a b और c तीनों वैल्यू हमने पता कर लिए, a आ गया 1, b आ गया कितना a1 b2 और c -1, तो ये तीनों वैल्यूज उठाकर इस फॉर्मूले में रख दो, तो f बिकम k इंटू m टू द पावर a, तो a कितना है बेटा 1, तो m टू द पावर 1, v टू द पावर b कितना है 2, तो v टू द पावर 2, और r टू द पावर c ऑटोमेटिक वो इन्वर्स हो जाएगा, c कितना है -1, तो r टू द पावर -1, तो f इज इक्वल टू k, 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, v स्क्वायर और ये -1 नीचे आके +1 हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर बाय r, और ऑलरेडी हम लिमिटेशन में लिख चुके हैं कि वी कैन नॉट फाइंड दिस k बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, डू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। हाँ, इतने न्यूमेरिकल आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो कुछ भी क्वेश्चन आने तो डायमेंशन एनालिसिस का आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेट अस सॉल्व विथ माय फेवरेट नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर लॉग ऑफ बेस ई 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के डायमेंशन पता करने हैं। तो यहाँ पर यह फोर्स है, v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, तो हमें पता है लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, इसके कोई डायमेंशन नहीं है। तो इसके अंदर जो है, ये जो है इसको भी डायमेंशन होंगे क्या? नहीं, मतलब 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर के जो डायमेंशंस हैं वो होंगे 1, मतलब डायमेंशनलेस। m0 l0 t टू द पावर 0 मतलब 1, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, मतलब इसके डायमेंशन नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या होगा ये मीटर का भी स्क्वायर सेकंड का भी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हो? मीटर का स्क्वायर सेकंड का -2, तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्या हो जाएंगे बेटा? बीटा के डायमेंशन हो जाएंगे L2 t टू दी पावर -2, एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा स्पेस नहीं है बेटा, L2 t टू दी पावर -2, मीटर 2 मतलब L2 और सेकंड रेज टू -2 मतलब t टू दी पावर -2 हो गया। चलो हो गया। अब देखो, हाँ, अब डायमेंशन ऑफ अल्फा इसका तो डायमेंशन है ही नहीं, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब लॉजिकली बीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर है ना, डायमेंशनली हाँ बीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा एफ इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर है ना, तो बीटा स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, बीटा वी स्क्वायर है तो बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर कैंसिल, तो एफ डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स के डायमेंशन सबको पता है, फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1 l1 t -2, वी स्क्वायर के डायमेंशन क्या है? वी स्क्वायर के होते हैं L2 t टू दी पावर -2, तो t टू दी पावर -2 t टू दी पावर -2 कैंसिल, +2 ऊपर जाके -2 1 -2 -1, तो अल्फ़ा के डायमेंशन आ जाएंगे m1 l टू दी पावर -1, m1 l टू दी पावर -1, और t तो है ही नहीं, मतलब t टू दी पावर 0 भी आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा 9th न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है ना हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलो अब अच्छा खासा स्पेस हो गया, अब अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, चलो देखो, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म है बेटा, तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर आल्सो डायमेंशनलेस, इसके डायमेंशन नहीं होंगे, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, निगेटिव फोर्स के डायमेंशन भी वही रहेंगे, पॉजिटिव फोर्स के भी डायमेंशन वही रहेंगे। ओके, तो अल्फा टी इज डायमेंशनलेस, अल्फा टी इज डायमेंशनलेस, तो अल्फा टी डायमेंशन ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू 1, सो डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू 1, सो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टी, इसको इधर ले लिया, टाइम मतलब सेकंड, तो t टू दी पावर 1 हो जाएगा ना,
1 ऊपर जाके -1, तो t टू द पावर -1। तो अल्फा के डायमेंशन क्या होंगे, t टू द पावर -1। तो अल्फा का काम खत्म। अब वेलोसिटी v0 के डायमेंशन पता करेंगे। तो याद रखो अल्फा के डायमेंशन क्या है, t टू द पावर -1, t टू द पावर -1। अब v0 के डायमेंशन पूछा है, तो डायमेंशन, अब ये x इंटू टी नहीं है, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डायमेंशन ऑफ x x इंटू टी नहीं, वो फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम वेरिएबल है ना, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v0 बाय अल्फा इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा टी। तो इसके कोई भी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, 1 e टू द पावर माइनस अल्फा टी, दीज आर द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो डायमेंशन ऑफ v क्या होंगे, सॉरी डायमेंशन ऑफ v0, ये अल्फा को इधर शिफ्ट करो, डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ x। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ अल्फा, अभी पता किया था हमने, t टू द पावर -1, और डिस्टेंस का डायमेंशन L1, तो L1 t टू द पावर -1। लेट मी चेक द आंसर ऑफ दिस वन टू जस्ट कन्फर्म, L1 t टू द पावर -1, परफेक्ट हो गया। चलो ठीक है, दीज आर द डायमेंशन ऑफ v0, वेलोसिटी है ना, वो इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं उसको, v0। ओके, अब आपके लिए मैं क्वेश्चन 2 सॉल्व कर देता हूँ, उसका आंसर भी मैंने आपको बता दिए। देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c एंड d इन दिस इक्वेशन। ओके, तो अगर ये इक्वेशन करेक्ट है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt। हर टर्म, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, और डायमेंशन ऑफ c डिवाइडेड बाय d प्लस t। ओके, c डिवाइडेड बाय d प्लस t। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब तो पहले a के डायमेंशन पता करेंगे। तो a के डायमेंशन क्या होंगे, जो वेलोसिटी के होंगे, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू L1 t -1, मीटर पर सेकंड होता है ना बेटा, मीटर पर सेकंड, L1 t -1। तो डायमेंशन ऑफ a इज L1 t -1, परफेक्ट, a का आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। सो डायमेंशन ऑफ b इंटू टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं, t1 इज इक्वल टू वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है बेटा, L1 t -1। अब ये t1 को इधर शिफ्ट करोगे तो -1 हो जाएगा, -1 -2। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू L1 t -2, समझ में आया, +1 इधर जाके -1, तो L1 t -2। तो b के भी डायमेंशन करेक्ट है। ठीक है, तो अब आगे वाला सॉल्व करेंगे, c और d के डायमेंशन पता करेंगे। तो एक चीज़ समझ लो बेटा, एक चीज़ समझ लो, अब ये जो है ना, ये जो है एडिशन कब होता है, दो क्वांटिटी का एडिशन कब कर सकते हैं हम, जब उनके डायमेंशन सेम हो, मतलब उनका यूनिट सेम हो। मतलब वी कैन नॉट ऐड 10 न्यूटन प्लस 10 सेकंड, इसका ऐसा एडिशन नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो दोनों के डायमेंशन अगर सेम होंगे तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक टर्म है d प्लस टी, अगर ये वैलिड इक्वेशन है तो डायमेंशन ऑफ d शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, ये होना चाहिए, बिकॉज एडिशन हो रहा है ना, तो एडिशन में दोनों के डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ d शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम, दैट इज t टू द पावर 1। तो d के डायमेंशन क्या है, t, मतलब t टू द पावर 1। अब बचता क्या है, c डिवाइडेड बाई d इंटू मतलब c के डायमेंशन। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो डायमेंशन ऑफ c डिवाइडेड बाई d प्लस t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, इन दोनों को इक्वेट किया हमने, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ c पता करना है इज इक्वल टू, अब इसका भी डायमेंशन t है, इसका भी डायमेंशन t है, तो दो सेम यूनिट वाले या दो सेम डायमेंशन वाले ऐड करोगे तो डायमेंशन थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ d प्लस t इंटू डायमेंशन ऑफ v क्या है बेटा, L1 t माइनस 1। तो ये भी टाइम, ये भी टाइम प्लस टाइम आएगा, तो फिर ये हो जाएंगे t टू द पावर 1 इंटू L1 t टू द पावर माइनस 1। तो ये +1 -1 कैंसल, c के डायमेंशन रहेंगे L टू द पावर 1, तो डायमेंशन ऑफ c इज L टू द पावर 1। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ये दोनों का एडिशन हो रहा है ना, एडिशन मतलब इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन सेम चाहिए। ये टाइम है ना, टाइम के डायमेंशन t1, तो इसके भी डायमेंशन t1। तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये टाइम प्लस टाइम, तो टाइम के डायमेंशन क्या रहेंगे, t, टाइम के टाइम प्लस टाइम के डायमेंशन t1। और क्या था इधर, वेलोसिटी के डायमेंशन L1 t -1 प्लस 1 कैंसिल, तो L टू द पावर 1, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसके भी डायमेंशन पता कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 पता करेंगे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। a और b के डायमेंशन पूछ रहा है हमसे।
पता करेंगे क्या होता है, देखेंगे। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम तभी कर सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन सेम हो। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, पी ए टी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3 टर्म है, दिस इज 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो डायमेंशन ऑफ पी ए टी, पी मतलब प्रेशर, ए इज कांस्टेंट, टी इज टाइम, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज अ डिस्टेंस। सो डायमेंशन ऑफ बी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर मतलब L2, बी के डायमेंशन L2। अब ए के डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। इसको सेपरेट कर लिया, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, चलो ठीक है, डिटेल ही बता देता हूँ आपको, डोंट वरी। चलो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो फोर्स के डायमेंशन m1 L1 t माइनस 2, एरिया का डायमेंशन L2। तो ये 1 1 कैंसिल, +1 ऊपर जाके -1। तो डायमेंशन ऑफ ए इज कांस्टेंट नॉट एक्सेलेरेशन ना, डायमेंशन ऑफ बी, इसको और इसको, ये दोनों को इधर शिफ्ट करो, डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ टी। तो बी के डायमेंशन क्या है, L2। प्रेशर के डायमेंशन क्या है, m1 L -1 +2 ऊपर जाके -2 1 -2 -1, या फिर एक कैंसिल -2, ऐसे भी बोल सकते हो, t टू द पावर -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर, टाइम के डायमेंशन T1। ठीक है, तो सिंपल ये +1 ऊपर जाके -1, m-1। ठीक है, m-1, L -1 ऊपर जाके +1, तो L टू दी पावर 3 बता रहा है यहाँ पे। और ये क्या गलत हो गया हमारा, कुछ तो भी गलत है। तो B के डायमेंशन तो L स्क्वायर आए। ठीक है, लेट मी करेक्ट दिस, ओके। चलो ठीक है, फिर से कर लेता हूँ, होता है। चलो ठीक है, तो B के डायमेंशन तो क्या है, L स्क्वायर, तो L स्क्वायर। ठीक है, PAT, तो ठीक है, चलो। तो डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B के डायमेंशन क्या है, L2। तो प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं बेटा, प्रेशर के डायमेंशन अभी हमने पता किए थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, m1 L1 t-2 डिवाइडेड बाय एरिया मतलब L2। ओके, ठीक है, इंटू डायमेंशन ऑफ A, बिकॉज प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम के डायमेंशन t टू द पावर 1 और ये L टू द पावर 2। तो ये L1 और ये कैंसिल हो गया, 1 ये कैंसिल हो गया। ओके, तो डायमेंशन ऑफ A क्या बचता है, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू ये L2 डिवाइडेड बाय, अब देखो बेटा, डिवाइड बाय ये m1 नीचे आ गया, और ये ये देखो, हाँ, ये 1 कैंसिल, तो ये L ऊपर चला गया, L1, और t-2 + 1 क्या हो गया, t-1 - 2 -1, इधर शिफ्ट करो, t टू द पावर -1, इसको सॉल्व करोगे तो L3 m-1 t1, L3 m-1 t1। लेट मी वेरीफाई दिस, क्यों रॉन्ग हो रहा है भाई ये, P इंटू टी, एक्स स्क्वायर P इंटू टी, प्रेशर P क्या है, P, अच्छा P पावर है बेटा, हम प्रेशर लेके सॉल्व कर रहे हैं, हाँ P पावर बोल रहा है वो। चलो ठीक है, प्रेशर लेके ये आंसर करेक्ट है बेटा, P को अगर प्रेशर मानोगे तो ये आंसर करेक्ट है। तो आपके लिए मैं पावर के भी सॉल्व कर देता हूँ, पावर लेके भी सॉल्व करता हूँ। चलो ठीक है, क्या होता है, और एक न्यूमेरिकल बढ़ जाएगा। तो पावर क्या होता है बेटा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क के डायमेंशन m1 L2 t-2 और टाइम के डायमेंशन t1, समझते हो ना, वर्क जूल, +1 ऊपर जाके -1, तो ये हो जाएगा m1 L2 t-3, समझते हो, -3 हो गया। ठीक है, तो अब डायमेंशन ऑफ पावर, डायमेंशन ऑफ A पता करना है, डायमेंशन ऑफ T।
PAT इज इक्वल टू बी के डायमेंशन क्या है एल स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ ए पता करने हैं एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ पावर डायमेंशन ऑफ टाइम। टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं T1, इधर ले लेना इसको, और पावर क्या है बेटा M1 L2 T टू द पावर -3। तो इस L2 एंड L2 गेट कैंसल, M1 ऊपर जाके -1, M -1 1 -3 -2 ऊपर जाके +2, तो T टू द पावर 2, M -1 T टू द पावर 2, M -1 T टू द पावर 2, परफेक्ट। तो देयर इज स्लाइट कन्फ्यूजन बिटवीन प्रेशर एंड पावर। तो यहाँ पर P क्या है, पावर बोल रहे हैं, हम प्रेशर लेके सॉल्व कर रहे थे, इसलिए आंसर अलग आ रहा था। लेकिन अगर प्रेशर लोगे तो वो वाला आंसर करेक्ट है, पावर लोगे तो ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्या प्रैक्टिस ही करनी है ना आपको। ठीक है, चलो ओके। अब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल है यहाँ पर, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल इन न्यू सिस्टम has 20 centimeter 250 gram and half minute as a fundamental unit of length, mass and time। तो सिस्टम 1, सिस्टम 2, तो सिस्टम 1 में वैल्यू है 100 जूल, तो ये होगा इसका N1, ये होगा इसका U1। अब सिस्टम 2 में मानते हैं वैल्यू मैग्नीट्यूड है N2 इंटू U2, ठीक है, N2 इंटू U2। अब इसमें फंडामेंटल क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम और हाफ मिनट एज अ हाफ मिनट मतलब 30 सेकंड देना पड़ेगा आपको, हाफ मिनट 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड। हाफ मिनट मतलब क्या 30 सेकंड, या चलो हाफ मिनट बोलो इसको, 0.5 मिनट, ओके नो प्रॉब्लम। तो हम क्या लिख सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यू हैव टू फाइंड N2 इज इक्वल टू वॉट। तो N1 कितना है 100, U1 मतलब जूल के डायमेंशन 1 में, जूल मतलब वर्क के डायमेंशन क्या होते हैं M1 L1 T-2, सॉरी जूल के डायमेंशन M1 L2 T-2, सिर्फ यहाँ पर हम 1 यूज़ करेंगे बिकॉज सिस्टम 1 है, और N2 हमें पता करना है, और U2 में डायमेंशन तो सेम रहेंगे, क्या रहेंगे M1 L2 T-2, लेकिन उसके न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट चेंज हो जाएगा 222 विथ सफिक्स 222, ठीक है। तो N2 विल बी 100 का 100 इंटू M1 बाय M2 रेस टू 1 इंटू L1 बाय L2 रेस टू 2 इंटू T1 बाय T2 रेस टू -2, परफेक्ट। तो ये 100 का 100 इंटू M1 मास इन यूनिट 1, तो जूल वाले इसमें किलोग्राम होता है ना, किलोग्राम डिवाइडेड बाय M2 सेकंड में मास कितना है 250 ग्राम टू द पावर 1, 250 ग्राम लेना है ना, तो 250 ग्राम इंटू L1 मतलब मीटर, जूल में क्या होता है मीटर होता है ना, L2 मतलब 20 सेंटीमीटर और इसका पावर है 2 इंटू टाइम, जूल के टाइम सेकंड होता है ना, सेकंड डिवाइडेड बाय हाफ मिनट 0.5 मिनट टू द पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये 100 का 100 इंटू 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 250 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। डोंट फॉरगेट टू राइट दिस स्क्वायर इंटू सेकंड का सेकंड, और 0.5 मिनट मतलब 30 सेकंड, आधा मिनट मतलब 30 सेकंड, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस -2। तो ये ग्राम का ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड कैंसिल, ये कैंसिल, ये 5 आ गया, ये कैंसिल, 25 चौक 100 आ गया, तो ये क्या बचता है यहाँ पे 100 इंटू ये हो गया 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25, डोंट फॉरगेट टू स्क्वायर दिस, 25 इंटू, अब देखो 1 का -2 30 का -2 पावर, तो यहाँ पे क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय 30 का -2 पावर ऊपर आके +2, 25 चौक 100, तो ये क्या होगा 100, ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 30 का -2 ऊपर आके +2, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, कितना होता है 900, तो ये कितना होगा बेटा 9, 1 2 3 4 5 6, 9 इंटू 10 टू द पावर 6, ये नई न्यूमेरिक वैल्यू हो गई
9 इंटू 10⁶ न्यू यूनिट, 9 इंटू 10⁶। तो इस तरह से हम नए वैल्यूज़ आसानी से पता कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड वन। अब आगे बढ़ते हैं और फोर्थ वन सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है बेटा, ठीक है, ये अगर आपके लग रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, पूरे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो बार बार इसको सॉल्व करो, चीज़ें समझो, अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड होगा इसको अगर सॉल्व करोगे बार बार। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। तो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो फोर्स, लेंथ और म्यू मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड है। तो आपको फार्मूला पता करना पड़ेगा। अब मुझे ऑलरेडी पता है, मैं बहुत होशियार हूँ ना। एफ इज इक्वल टू 1/2L √F/μ, ये फार्मूला होता है, लेकिन ये हमें प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ टेंशन फोर्स, एफ टू द पावर एक्स। टेंशन मतलब फोर्स ही होता है। ये एक्स ले गया, ए बी सी लेंगे, चलो ए बी सी लेंगे। एफ टू द पावर ए एल टू द पावर बी यानी म्यू टू द पावर सी। ओके, अब डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से पहले इसको क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू के इंटू एफ टू द पावर ए एल टू द पावर बी एंड म्यू टू द पावर सी। ठीक है, सो दैट विल बी डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के कोई डायमेंशन नहीं होते, डायमेंशन ऑफ एफ टू द पावर ए, डायमेंशन ऑफ एल टू द पावर बी, डायमेंशन ऑफ म्यू टू द पावर सी। लेट मी फर्स्ट सॉल्व डायमेंशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकंड, पर सेकंड मतलब इसके जो डायमेंशन है बेटा m 0 l 0 t टू द पावर -1 हो जाएंगे। इसका काम खत्म। डायमेंशन ऑफ f टू द पावर a, तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, m 1 l 1 t टू द पावर -2, इसका a पावर है तो मल्टीप्लिकेशन करो, m टू द पावर a 1 इंटू a, l टू द पावर a 1 इंटू a, t टू द पावर -2a। ठीक है, ये हो गया f टू द पावर a। उसके बाद l टू द पावर b, l मतलब लेंथ है बेटा, यहाँ पे लिखो पावर, यहाँ पे लिखो डजेंट मैटर। लेंथ मतलब लेंथ टू द पावर 1 टू द पावर b, मतलब ये हो गया लेंथ टू द पावर b। परफेक्ट। डायमेंशन ऑफ म्यू टू द पावर c। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ टू द पावर c। समझ रहे हो, मास पर यूनिट लेंथ। तो +1 ऊपर जाके -1 m 1 l -1 रेज टू c, मास पर यूनिट लेंथ। तो m टू द पावर c 1 इंटू c, l टू द पावर -c, -1 इंटू c -c। तो ये चारों के डायमेंशन हमने पता कर लिए। अब क्या बचा, अब फिर इसको इक्वेट करना है और सॉल्व करना है। तो लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या है, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन है m 0 l 0 t टू द पावर -1 इज इक्वल टू, ये होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स टू द पावर ए। फोर्स टू द पावर ए के डायमेंशन है m टू द पावर a l टू द पावर a t टू द पावर -2a इन अदर ब्रैकेट। ये होगा l टू द पावर b, l टू द पावर b के डायमेंशन है l टू द पावर b। और म्यू टू द पावर c, तो म्यू टू द पावर c के डायमेंशन है m टू द पावर c l टू द पावर -c। अब इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे, पहले m का सॉल्व करेंगे, बेस सेम है तो एडिशन होगा a प्लस c, तो m टू द पावर a प्लस c। परफेक्ट। अब l, यहाँ भी l है, यहाँ भी l है, यहाँ भी l है, तो l टू द पावर a प्लस b माइनस c हो गया। अब टाइम बच गया, टाइम का एक ही टर्म है ना, टाइम का इकलौता टर्म है t टू द पावर -2a। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर -1 के साथ। तो सिंपली t टू द पावर -2a t टू द पावर -1, तो -2a इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 1/2। ये 2 को इधर शिफ्ट कर लो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2, a विल बी 1/2। तो यहाँ पर देखो m का पावर कंपेयर करो, a प्लस c इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m टू द पावर 0 है, यहाँ पर m टू द पावर a प्लस c है। तो a की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, a की 1/2 है ना, तो दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू -1/2। तो दूसरी वैल्यू आ गई c इज इक्वल टू -1/2। ओके, अब बचा क्या, बचा अब b। तो ये कंपेयर करो l का,
इसका 0 पावर है, इसका a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। a कितना है बेटा, a है 1/2, ठीक है, और प्लस b पता करना है, माइनस c की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, 1/2 प्लस b माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, 1/2 प्लस 1/2 1, तो b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो b विल बी माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई बेटा, a की वैल्यू आई, किधर गया, a की वैल्यू आई 1/2, b की वैल्यू आई माइनस ऑफ 1, और c की वैल्यू आई, किधर गया, c की वैल्यू आई माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। जगह नहीं है, अब ये मुझे रब करना पड़ेगा और इक्वेशन बनाऊंगा मैं, ये इतना हो गया आपका, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके वैल्यू पुट अप करेंगे, ए बी सी के इक्वेशन वो फॉर्म में बन जाएगा। अब के तो पता नहीं कर सकते हम डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं जिसको, हम वो पता कर सकते हैं क्या, नहीं। अब मुझे तो पता था ना, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया था। तो फ्रीक्वेंसी एफ विल बी इज इक्वल टू के एफ टू द पावर 1/2 इंटू एल टू द पावर -1 इंटू म्यू टू द पावर माइनस ऑफ 1/2। तो k का k, एफ टू द पावर 1/2 मतलब अंडर रूट ऑफ एफ। अब ये माइनस पावर वाले नीचे ले लो, एल टू द पावर 1 हो जाएगा, म्यू टू द पावर 1/2 हो जाएगा। तो k बाई एल लिखेंगे इसको, k बाई एल इंटू अंडर रूट ऑफ एफ डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ म्यू। तो k बाई एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ बाई म्यू। अब अगर आपका 12th हुआ होता तो आपको भी पता होता है k 1/2 है यहाँ पर। अब ये नहीं पता तो टेंशन मत लेना पा, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस का नॉलेज है ही नहीं है। k इज इक्वल टू 1/2 तो रख देंगे, तो 1/2 एल अंडर रूट ऑफ एफ बाई म्यू, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब आप बोलोगे सर कहाँ से आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। सपोज आपने क्या किया, एक रस्सी ली, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में इसको ऐसे बांध दिया, टाइट बांध दिया, ठीक है ना, और इसको ऐसे आपने प्लग किया, तो ये ऐसे वाइब्रेट होगी, ऐसे 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 वाइब्रेट होगी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। इसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम डायमेंशन के एंगल में सीख रहे हैं। ये आप सीखोगे साउंड वेव्स या कुछ है वेव्स चैप्टर, अलग अलग नाम से होते हैं अलग अलग सिलेबस में, तो उसमें आप ये पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब बचते हैं 3, ठीक है। अब ये y मतलब यंग्स मॉडुलस होता है बेटा, ये इलास्टिसिटी चैप्टर में है, आपको 11th में 6 NCERT, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी गई है, सिस्टम 1 ले लूँगा मैं इसको, सिस्टम 1 यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है CGS सिस्टम में, तो सिस्टम 2 बोलेंगे इसको, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाले सिस्टम में आपको पता करना है। ये MK से है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब ये मीटर, किलोग्राम और सेकंड वाली सिस्टम है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे N1 U1, ये हमारा N1, ये हमारा U1, यहाँ पर होगा N2 U2। तो क्या होता है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। N1 तो आपको N2 पता करना है ना, N2, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू, चलो ठीक, वैल्यूज़ रखेंगे, सिंपल करेंगे। N1 कितना है बेटा, 19 इंटू 10 टू दी पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू N2 पता करना है, इंटू न्यूटन का CGS क्या होता है, डाइन, और मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 19 इंटू 10 टू दी पावर 10 न्यूटन का डायमेंशन M1 L1 T टू दी पावर -2 और मीटर स्क्वायर का डायमेंशन L टू दी पावर 2, ठीक है, इज इक्वल टू N2। यहाँ पर वही डायमेंशन आने वाले ना, नो प्रॉब्लम, डायमेंशन नहीं बदलने वाले। L1 ये 1 कैंसिल, +1 ऊपर जाके -1, तो 19 इंटू 10 टू दी पावर 10 इंटू M1 L-1 T-2 पर 1 रहेगा, इंटू N2 डायमेंशन सेम रहेंगे, सिर्फ 2 रहेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर का इधर शिफ्ट करेंगे, तो N2 विल बी 19 इंटू 10 टू दी पावर 10 इंटू दी ब्रैकेट इंटू दी ब्रैकेट, ठीक है। तो ये M1 इधर का M2 नीचे आएगा, M1 बाय M2 टू दी पावर 1, L1 इधर का L2 नीचे आएगा, L1 बाय L2 टू दी पावर -1, T1 इधर का T2 नीचे आएगा, T1 बाय
t2 टू दी पावर -2। तो टाइम तो सेकंड में होता है ना, टाइम टाइम कैंसिल, इसका कोई मतलब नहीं बचता। तो 19 इंटू 10 टू दी पावर 10 इंटू, ये किलोग्राम आएगा, ये ग्राम आएगा, तो किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई ये ग्राम टू दी पावर 1 इंटू लेंथ, लेंथ ऊपर मीटर आएगा नीचे सेंटीमीटर आएगा, बिकॉज ये एम के से ये सी जे से, तो सेंटीमीटर, मीटर का सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर रेज टू -1, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल। तो ये अब 100 टू दी पावर -1 है ना बेटा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 19 इंटू 10 टू दी पावर 10 इंटू ये 1000 डिवाइडेड बाय 100 टू दी पावर -1 नीचे आ गया, 100 टू दी पावर +1, तो ये कैंसिल, तो ये 1 10 और 1 11, तो क्या बचेगा 19 इंटू 10 टू दी पावर 11, किधर गया 19 इंटू 10 टू दी पावर 11। ठीक है, तो ये तो प्रोसीजर वाइज हो गया, लेकिन आप इसको शॉर्टकट आराम से भी पता कर सकते हो। कैसे, चलो ये लिख लो आप आराम से, इसको सिस्टमेटिक करना बेटा, सबको आ जाएगा। इसके पहले न्यूमेरिकल हमने 2 ऐसे सॉल्व किए हैं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 से, तो इसकी शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता देता हूँ, समझना बेटा। देखो तो क्या करेंगे हम, देखो क्या बोल रहा है ये कि 19 इंटू 10 टू दी पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखो 19 इंटू 10 टू दी पावर 10, अब सबको पता है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 टू दी पावर 5 डाइन डिवाइडेड बाय मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, लेकिन उसका स्क्वायर है ना बेटा, तो सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 19 इंटू 10 टू दी पावर 10 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये डाइन, अब 100 मतलब 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 2 का स्क्वायर मतलब 10 टू दी पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 में से 5 में से 4 कैंसिल, 1 बचा, 10 और 1 11, तो 19 इंटू 10 टू दी पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये शॉर्टकट भी आप कर सकते, ठीक है ना। तो आप पहले प्रोसीजर वाइज करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब पहले 7 सॉल्व कर लेता हूँ मैं, फिर आपको मैं 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिटेल में आपको समझाऊंगा प्रोसीजर वाइज। ओके, तो चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है बेटा, रॉन्ग है, रॉन्ग इक्वेशन है ये, दिस इज रॉन्ग। ओके, क्यों रॉन्ग, बिकॉज दोनों साइड के डायमेंशन सेम नहीं आते। तो पहले ही देख लेते पी प्रेशर है या पावर है, फिर से कंफ्यूजन ना हो जाए। किधर गया मेरे भाई, चलो ठीक है, यहाँ पर है, तो पी प्रेशर है यहाँ पर बेटा, ठीक है। तो प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के डायमेंशन m1 L1 T-2, एरिया के डायमेंशन L2 +2 ऊपर जाके -2, तो ये हो गया m1 L-1 T-2, दीज आर द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन आ गए m1 L1 T-2। अब ये राइट साइड में क्या है, डायमेंशन ऑफ 3f v² π² t² x। तो देर इज़ नो डायमेंशन फॉर 3, कांस्टेंट है वो। फोर्स के डायमेंशन मतलब न्यूटन के, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायमेंशन मतलब मीटर स्क्वायर सेकंड रेज टू -2 डिवाइडेड बाय π² के डायमेंशन नहीं होते, t² मतलब सेकंड स्क्वायर और x मतलब मीटर, बराबर है ना, x मतलब मीटर। तो 1 मीटर कैंसिल, +2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो न्यूटन के डायमेंशन सेकंड टू द पावर -4, सेकंड टू द पावर -4, और मीटर बचा ना, मीटर टू द पावर 1, 1 मीटर कैंसिल होगा, 1 बच गया। तो न्यूटन के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 L1 T-2, सेकंड टू द पावर के डायमेंशन -4 मतलब t टू द पावर -4, m1 मतलब L1 मीटर है ना वो, तो क्या हो जाएंगे बेटे, m1 L2 t टू द पावर -6, 1 और 1 2 -4। तो ये और ये मैच हो रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं, m1 L2, तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है इक्वेशन, दिस इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो 100% ये इक्वेशन रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। चलो अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि अगर मान लो सिस्टम ही चेंज कर दी हमने, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अलग मान लिए, डिराइव्ड अलग मान लिए, तो कैसे एक्सप्रेस होगा। तो वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को फंडामेंटल लेना है और हमें एक्सप्रेस करना है मास को FVT के फॉर्म में और एनर्जी को FVT के फॉर्म में, तो कोई टेंशन नहीं। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि मास तीनों पे डिपेंड है, किस पे, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम पे। वेलोसिटी, फोर्स और टाइम पे कैसे डिपेंड है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर a, f टू द पावर b और t टू द पावर c। ओके, तो वेलोसिटी, फोर्स एंड
टाइम। चलो ठीक है, अब मास के डायमेंशन क्या होंगे? मास के डायमेंशन होंगे m1, ओके, m1 L0 t टू दी पावर 0 इज इक्वल टू, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होंगे बेटा? अब डायरेक्ट अभी तक प्रैक्टिस हो गई होगी क्या? L1 t टू दी पावर -1 रेस टू दी पावर 1। फोर्स के डायमेंशन m1 L1 t टू दी पावर -2 टू दी पावर b, और टाइम के डायमेंशन t टू दी पावर 1 रेस टू दी पावर c। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, l टू दी पावर a t टू दी पावर -a, ठीक है, m टू दी पावर b l टू दी पावर b t टू दी पावर -2b और t टू दी पावर c। तो पहले मास वाला टर्म ले लो, m टू दी पावर b हो गया, l l l, तो l टू दी पावर a प्लस b, बाद में t टू दी पावर, t के 3 टर्म है, 1 2 3, तो -a -2b प्लस c, तो m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 0। तो m का पावर कंपेयर करो, b की वैल्यू आएगी 1, l का पावर कंपेयर करो, a प्लस b आएगा 0, a प्लस b आएगा 0, तो b कितना है 1, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -1। t का पावर कंपेयर करो, -a -2b प्लस c आएगा 0, तो माइनस का माइनस, a की वैल्यू कितनी है -1, -2 का -2, b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस प्लस 1, -2 प्लस c इज इक्वल टू 0, 1 - 2 क्या आएगा, -1 प्लस c इज इक्वल टू 0, सो c विल बी इक्वल टू 1, तो c कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो a b c की वैल्यू अगर आपने पता कर ली है, ठीक है ना, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी है बेटा, ये विजिबल नहीं है ना, चलो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, c कितना आया 1 आया। तो ए बी सी हमने पता कर लिया, तो डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट v f एंड t, तो वेलोसिटी टू द पावर a है ना, तो a कितना आया -1, तो वेलोसिटी टू द पावर -1, b कितना आया 1, फोर्स टू द पावर 1, और c कितना आया 1, तो t टू द पावर 1, तो v टू द पावर -1 f टू द पावर 1 t टू द पावर 1। ठीक है, अब यही प्रोसेस आप किसके लिए कर लेना, एनर्जी के लिए कर लेना। तो आपको क्या पता करना है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एफ वी एंड टी। ठीक है, तो ऐसे कर लेना आप, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर ए एफ टू द पावर बी टी टू द पावर सी। तो एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 l2 t टू द पावर -2 बराबर जूल होता है ना। तो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, l1 t -1, तो l a t -a मीटर पर सेकंड बराबर ना, मीटर पर सेकंड। फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t -2, b है ना, तो b से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूँ आप, और ये क्या होता है t टू द पावर c। तो पहले m का ले लो, m टू द पावर b, फिर l का ले लो, l टू द पावर a प्लस b, अभी सॉल्व किया था हमने डिटेल में, फिर t का ले लो -a -2b प्लस c, और यहाँ पे क्या है m1 l2 t टू द पावर -2, कंपेयर करो, b इज स्ट्रेटली 1, a प्लस b इज इक्वल टू 2, देखो ना l a प्लस b और a प्लस b इज इक्वल टू 2, b कितना है 1, a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 2 - 1 कितना आएगा 1, a1 आ गया b1 आ गया, इसको कंपेयर करो, -a -2b प्लस c इज इक्वल टू -2, -a की वैल्यू है 1 -2, b की वैल्यू है 1 प्लस c इज इक्वल टू -2, -1 2 1 2 -1 -2 -3 प्लस c इज इक्वल टू -2, इसको इधर शिफ्ट कर लो, c इज इक्वल टू 3 -2, तो c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहाँ पर रख दो, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी विल बी, देख लो, v टू पावर a कितना है भाई 1, तो v टू पावर 1, f टू पावर b, f टू पावर b कितना है 1, तो f टू द पावर b कितना आएगा 1, और t टू द पावर c भी कितना है 1, a भी 1 आया b भी 1 आया c भी 1 आया, तो t टू द पावर कितना आएगा
1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग स्टैंडर्ड नोट में से कवर कर लिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल ER साजिश सर। थैंक यू।